हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार सैनी और आप सभी लोग देख रहे हैं सनराइज लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि ये किस प्रकार से निर्धारित होता है कि जो होने वाली जो संतति होगी वो लड़का होगा या लड़की। इस लड़का या लड़की होने की प्रक्रिया को ही या नर या मादा होने की प्रक्रिया को ही हम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण के बारे में। तो मानव में लिंग निर्धारण। दोस्तों, मानव में लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले आप सभी को यह जरूर पता होगा कि जो मनुष्य की जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आनुवांशिक पदार्थ हम उस पदार्थ को कहते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, अर्थात जनक से संतति में लेकर जाता है। और आप सभी को पता होगा कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो कार्य करता है वो होता है डीएनए, और ये डीएनए और कुछ प्रोटीन होती हैं वो मिलकर बनाते हैं गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और आप सभी लोगों को यह जरूर पता होगा कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 46। और आप सभी को यह भी पता होगा कि ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये 46 गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, या इन्हें हम कहते हैं युग्म। और यदि हम 46 गुणसूत्रों के जोड़े बनाते हैं तो कुल 23 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एक ही जोड़े में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। समजात गुणसूत्र बोल दो या हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा है कि मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो ये गुणसूत्र होते हैं इन गुणसूत्रों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र, और जिन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो कुल गुणसूत्रों को या जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 23 जोड़े, और इन 23 जोड़े गुणसूत्रों को हमने दो भागों में बांटा है, एक अलिंग गुणसूत्र और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं वे गुणसूत्र होते हैं जो कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और कायिक लक्षणों से तात्पर्य होता है जैसे हमारे शरीर की लंबाई हो गई, आंखों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, ये होते हैं हमारे कायिक लक्षण। तो कायिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं वो अलिंग गुणसूत्र करते हैं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो प्रथम 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या हम बात करें 44 गुणसूत्र, वो हमारे अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ये हमारे शरीर के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, इनका लिंग निर्धारण में कोई महत्व नहीं होता है। जबकि यदि हम बात करें लिंग गुणसूत्र की तो लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि होने वाली जो संतति होगी वो नर होगी या मादा, या होने वाली जो संतति होगी वो लड़की होगी या लड़का। तो हमें पता होगा कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र बच गया है
23वां जोड़ा जो गुणसूत्र बच गया है वो हमारा होता है लिंग गुणसूत्र। दोस्तों ये जो लिंग गुणसूत्र होता है ये नर में और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है इसे हम बोलते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, और मादा में जो ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ये होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। तो इस प्रकार से ये जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ये मादा में होता है एक्स एक्स और नर में होता है एक्स वाई। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो संतति उत्पन्न होगी वो लड़की होगी या लड़का, अर्थात नर होगी या मादा? तो इसके लिए दोस्तों हम एक फ्लो चार्ट का अध्ययन करते हैं और उस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि नर और मादा से अर्थात माता और पिता से किस प्रकार से संतति उत्पन्न होगी और जो संतति होगी वो लड़का होगा या लड़की। तो आप सभी को पता होगा कि जो मनुष्य में जनन पाया जाता है वो होता है लैंगिक जनन, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें सबसे पहले होता है युग्मकों का निर्माण, और युग्मकों का निर्माण के पश्चात इनका निषेचन होता है और निषेचन से फिर युग्मनज बनता है और वही युग्मनज है बाद में जाकर एक शिशु का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इनसे किस प्रकार से जो संतति उत्पन्न होगी और फिर उसमें हम देखेंगे कि वो संतति नर होगी या मादा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं माता की। तो क्योंकि माता होती है वो होती है मादा, तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे 44 प्लस जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो होंगे एक्स एक्स। तो ये 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र हैं और जो ये एक्स एक्स है ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। इसी प्रकार से यदि हम पिता की बात करें तो पिता क्योंकि नर है तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे 44 गुणसूत्र होंगे वो होंगे अलिंग गुणसूत्र, और 45वां और 46वां गुणसूत्र अर्थात 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है वो है लिंग गुणसूत्र, और जो पिता अर्थात नर में होगा एक्स वाई। तो ये हो गए हैं सबसे पहले जनक, और ये जनक की जो कोशिकाएं हैं ये होती हैं द्विगुणित। अब इसके बाद में माता और पिता में अर्धसूत्री विभाजन होगा और उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा। तो जो माता होगी जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्योंकि लिंग गुणसूत्र हैं वो एक्स और एक्स हैं तो बनने वाले जो दोनों युग्मक होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। तो यहां पर जो युग्मक बनेंगे उसमें 22 तो लिंग गुणसूत्र और एक हो जाएगा लिंग गुणसूत्र जो होगा एक्स, जबकि जो दूसरा युग्मक होगा उसमें भी 22 लिंग गुणसूत्र और 23वां जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र जो होगा एक्स। इसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब पिता से युग्मक बनेंगे तो क्योंकि यहाँ पर लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हैं तो यहाँ पर बनने वाले युग्मक भी अलग अलग प्रकार के होंगे, जिसमें 22 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र और 23वां होगा लिंग गुणसूत्र जो एक में होगा एक्स, और दूसरे में बात करें तो 22 अलिंग गुणसूत्र और 23वां जो गुणसूत्र होगा वो होगा लिंग गुणसूत्र और जो होगा वाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिता में जो युग्मक बनते हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ये बन गए हैं युग्मक, और जो ये युग्मक होते हैं वो होते हैं अगुणित। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब भी माता और पिता में निषेचन की प्रक्रिया होगी अर्थात इन युग्मकों का निषेचन होगा तो माता के युग्मक पिता के किसी भी युग्मक के साथ संलयित तो हो सकता है। तो सबसे पहले हम संभावना देखते हैं कि यदि माता का ये युग्मक है पिता के इस वाले युग्मक के साथ संयोजित होता है तो संतति किस प्रकार से उत्पन्न होगी। तो यहां से 22 अलिंग गुणसूत्र ये और 22 ये तो टोटल 44 अलिंग गुणसूत्र हो जाएंगे, और लिंग गुणसूत्र में यहां से x और यहां से x। तो उत्पन्न होने वाली संतति में जो 44 गुणसूत्र होंगे वो अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र होगा वो होगा एक्स एक्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो होगी पुत्री। इसी प्रकार से यदि माता का यह वाला युग्मक
पिता के इस युग्मक के साथ संयोजित होता है तो उत्पन्न होने वाली संतति में से 22 और 22 44 लिंग गुणसूत्र, जबकि X और X ये होंगे लिंग गुणसूत्र। और यहां पर हम देखेंगे कि उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो फिर से पुत्री होगी। अब बात करते हैं पिता के इस युग्मक की, और ये युग्मक यदि माता के इन दोनों युग्मकों के साथ किसी के भी साथ संयोजित होता है तो किस प्रकार से संतति उत्पन्न होगी। तो यहां पर यदि हम बात करें कि माता का ये वाला युग्मक पिता के इस युग्मक के साथ संयोजित होता है तो यहां पर जो गुणसूत्र होंगे 44 प्लस XX, और यदि इस युग्मक के साथ ये संयोजित होता है, सॉरी यहां पर XY, अर्थात उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो होगी पुत्र। यदि ये वाला युग्मक इस युग्मक के साथ संयोजित होता है तो यहां पर 44 प्लस XY, अर्थात उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो फिर से पुत्र होगी। तो इस प्रकार से ये संतति का निर्माण होगा। दोस्तों जब हम संतति को देखते हैं तो हम देखकर ये बता सकते हैं कि जो 50% संतति है वो पुत्री होने की संभावना है और 50% संतति है वो पुत्र होने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये निर्धारित होता है कि उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो नर होगी या मादा, या उत्पन्न होने वाली संतति लड़की होगी या लड़का। दोस्तों यहां पर देखने से हमें एक बात पता चल रही है कि जो पुत्र होने की जो संभावना है वो माता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये पिता के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि हमें पता है कि पिता में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, और क्योंकि XY लिंग गुणसूत्र होते हैं तो पिता में बनने वाले युग्मक होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक बनता है 22 प्लस X और दूसरा बनता है 22 प्लस Y। तो इस प्रकार से ये पिता के युग्मक होते हैं, ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं मुख्य रूप से। और इस प्रकार के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम नर विषम युग्मकता कहते हैं, क्योंकि लिंग निर्धारण के लिए यहाँ पर पिता जिम्मेदार है। तो पुत्र होने के लिए पिता जिम्मेदार होता है, ना कि माता। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।